अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और आज बहुत ही एक ख़ास इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं और आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी के आयरन मैन, और इनका मैं तारुफ बिल्कुल नहीं करवाऊंगा और जल्दी से हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं उमैद आसिफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम उमैद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतना टाइट स्केड्यूल है, ट्रेनिंग्स होती हैं आप लोगों की, मैचेस हैं बैक टू बैक, और उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं सर। अच्छा उमैद, क्रिकेट पर तो बात हम करेंगे, स्किल्स पर बात करेंगे। पहले ये बताइए कि जो आप इतने ज्यादा क्रिएटिव कैसे हैं कि हर पीएसएल में आपका एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज आता है, इसके बारे में पहले बताइए। फरहान भाई, वैसे ही इस समय बस गर्मी बहुत है इधर। अब मैंने नीचे शर्ट पहन ली उस तरह की, तो हम्म। उसके ऊपर तो और भी मीम बन जाएगी। तो इसलिए वो फिर मैंने कहा कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ और क्या हो सकता है। मास्क ऑप्शन यही थी कि मास्क ही, और हो सकता था एक ग्लव हो सकता था। तो मुझे मास्क जो मिला मुझे, तो मैंने वो यूज़ किया। और इसके साथ साथ आप एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं कि मास्क पहने, और आपने ग्राउंड में भी वो मास्क पहनकर दिखाया है सबको। जी, बिल्कुल, ऑब्वियसली जो हालात चल रहे हैं, तो मास्क तो एक एसेंशियल हो गया ज़िंदगी का। तो लोगों को करना चाहिए फॉलो, ताकि हम जितना जल्दी, और साथ में वैक्सीनेट होना चाहिए, जल्दी हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकें। बिल्कुल। और उमैद, आपका जब हम गेटअप भी देखते हैं तो बड़े मुख्तलिफ आपके अंदाज रहे हैं। अगर मैं ओवर द ईयर्स आपको देखता हूं तो गेटअप भी आप अपना बदलते रहे हैं, तो इसकी क्या खास वजह अगर आप बताएंगे हमें। कोई स्पेशल नहीं है फरहान भाई, बस वैसे ही, बस इस दफ़ा तो पैंडेमिक चल रहा था, तो वो बस बाल लंबे छोड़ना शुरू किए, फिर अर्तुगरुल भी देख लिया, फिर ऊपर से मेरी मिसेज़ को भी पसंद है ये बाल लंबे पसंद है मुझे। तो इसलिए बस, और तो कोई स्पेशल नहीं है, बट यही है कि डिफरेंट होना चाहिए बाकी सबसे, तो आप थोड़ा यू नो रहते हैं नज़रों में। बिल्कुल। और उमैद, जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते होंगे, सिर्फ टीवी पर देखा होगा, तो वो उन्हें लगता होगा कि ये बड़ा ही कोई अग्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक है बंदा, लंबे बाल, पोनी टेल, दाढ़ी रखी हुई है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उल्ट है इसके, अगर हम जब पर्सनल लाइफ में आपको देखते हैं। एग्ज़ैक्टली यही है, बस वो मुझे जो भी जो जानते हैं पर्सनली, वो तो उन्होंने कहते थे कोई एग्रेशन लाओ बॉलिंग में। मैंने कहा अब बंदा पर्सनैलिटी में क्या एग्रेशन लाए, मैंने फिर दाढ़ी और बाल ही लंबे कर लिए। मैं कहा इसी तरह एग्रेसिव लगते हैं थोड़ा। बिल्कुल। और उमैद, आप बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें आपने की हैं। अगर मैं आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू देखता हूँ तो 25 साल की एज में होता है। उस वक्त कहा जाता है जी कि अब तो बॉलर्स का डाउनफॉल, अगर उसने क्रिकेट नहीं शुरू की तो अब शायद वो क्रिकेट शुरू नहीं कर सकता। एक पढ़ी लिखी फैमिली से आप आते हैं, खुद आप वेल एजुकेटेड हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा जो आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें। फरहान भाई, मैं बस लाहौर आया था पढ़ने, तो क्रिकेट तो यू नो क्रेज़ तो उसका था छोटे होते से ही, और दिल भी था। तो आहिस्ता-आहिस्ता साथ में जिस स्कूल और कॉलेज में था, उनकी टीम में भी मैं होता था, साथ में एसीसी की टीम में भी था। हम्म। तो वो साथ-साथ में अपना पैशन तो चल रहा था, लेकिन यू नो अ, दिल यही था कि पाकिस्तान की तरफ से किया जाए कुछ ना कुछ। तो वो सबसे जो आपका क्विक वे होता है अपनी कंट्री को कुछ देने के लिए, तो आई थिंक वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होते हैं मोस्टली, जिनको सबसे ज़्यादा लोग जिनकी पॉपुलैरिटी होती है काफ़ी, और देन वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। तो इसलिए मैंने फिर जब मैं घर वालों से कहता था मुझे क्रिकेट खेलने दें, मैंने करनी है, तो वो कह रहे थे कि आप चलो ये खत्म कर लो तो इसके बाद शुरू कर लेना, ये कर लो तो ये 1 साल ले लेना, 2 साल ले लेना। हम्म। तो बस मेरी अम्मी की वफ़ात हुई 2006 में, तो उसके बाद फिर मैंने रेगुलर क्लब जॉइन किया लाहौर में। ख़ैर वो करते-करते जब स्टार्ट किया था, आई वाज़ 22। तो लेकिन मुझे जब मैं क्लब में कहीं भी ट्रायल्स वगैरह होते थे, तो जो कोचेज़ वगैरह थे वो पसंद करते थे, तो फ़ील होता था कि मेरे में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो लेकिन मैं फिर उसमें मेहनत करता रहा, और आई डोंट आप ऐज मेरे लिए एक नंबर ही है बस, क्योंकि आप अ, जब तक आप कोशिश करते रहें, आपको
चीज़ कभी ना कभी मिल ही जाती है, आप मेहनत करते रहो साथ-साथ। तो वो जो दिल छोड़ देते हैं, वो फिर अल्लाह ये इम्तिहान ही होता है आपका कि हुँ, आपको टेस्ट किया जा रहा होता है कि आपके अंदर कितना विल पावर है कि आप कितना आगे तक जा सकते हो। तो आप अगर वहीं पे दिल छोड़ के तो मुँह मोड़ के तो दूसरी तरफ चल पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको आगे का नहीं मिलता। तो जब आप एक चीज़ पे लगे रहते हैं तो अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देता है। तो इसीलिए 25 में भी जब मैंने फर्स्ट क्लास शुरू की तो मैं उसमें भी एम रखा हुआ था कि इतने साल बाद कोशिश करनी पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान में आने की। तो वो अभी भी लगे हुए हैं, तो आगे आप रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। और आपकी एज भी जेन्युइन है, आप 37 साल के हैं और आपके साथ वाले अभी 32 साल के हैं, जो असल में शायद 36-37 साल के होंगे। तो शायद ये भी वजह। अच्छा, आपने कहा कि लेट क्रिकेट, तो ये भी वजह होती है कि घर से रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन आपकी फैमिली में टेस्ट क्रिकेटर शकील अहमद थे, उसके बाद मरहूम ताहिर मुगल बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर थे। तो जो क्रिकेट का खेल तो हुँ। आपकी फैमिली में था, कोई आपको कोई घर वालों से कोई बगावत तो नहीं करनी पड़ी कि जी मुझे खेलना, आपके पास तो रोल मॉडल्स तो ऑलरेडी फैमिली में थे, तो फिर देर क्यों हुई आपको? रोल मॉडल होते हैं फरहान भाई लेकिन रिस्क पेरेंट्स के लिए ये रिस्की होता है। पेरेंट्स को मतलब लोगों को भी ये नहीं पता कि ये एक इन क्रिकेट जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ये भी उसी तरह ही है, आप इसमें अगर आप क्रिकेट में ही नहीं परस्यू कर पा रहे, तो आप इसमें कोचिंग में, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, आप अंपायरिंग में, आप किसी भी चीज़ में उसमें आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो इसमें जिस तरह पहले रिस्क होता था कि आप खेलोगे नहीं तो आप बिल्कुल ही फारिग ही रहेंगे, तो वो अब बहुत कम हो चुका है। तो ये पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं कि ये रिस्क अपनी ज़िंदगी ना खराब कर ले। तो उनको जब तक कुछ नज़र नहीं आता तो वो इस वज़ह से परेशान रहते हैं। तो और जब उन्होंने देखा ऐसा-ऐसा तो उनको समझ आ गई कि हाँ, यार ये कर सकता है इसमें भी, तो इसलिए उन्होंने फिर सपोर्ट किया। अच्छा उमैद, मुश्किलात क्या आई जब आप क्लब क्रिकेट में आते हैं? एक तो वो एज कि आपने हुँ। अंडर 19 वो चीज़ें नहीं खेली, वो एक्सपीरियंस नहीं था। जो प्लेयर जो चालाकियाँ सीख जाते हैं 15, 16, 18 साल की एज में, वो आपको नहीं पता होंगी। आप क्लब में आए, फिर क्लब में ये भी यकीनन सुनने को मिला होगा कि ये पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ पे आ गया है। तो क्या मुश्किलात क्या फेस करना पड़ी जब आपने रेगुलर जब खेलना शुरू किया? अभी पहले मतलब टेप बॉल तो आपको पता है पाकिस्तान में शुरू से छोटे होते से ही खेलते हैं, तो वो चालाकियाँ तो आ ही जाती हैं आपको टेप बॉल खेलने से। तो बस ये था कि ये नहीं पता होता था कि स्पाइक्स पहनने होते हैं और जब क्लब क्रिकेट शुरू की और बाकी सारा कुछ, तो बाकी तो वही नॉर्मल चीज़ थी। और क्रिकेट वही है, आपने बैट्समैन को आउट करना है, बैट्समैन ने आपको हिटिंग करनी है या आपने कैच करने हैं या फील्डिंग करनी है। तो ये हर जगह वैसे ही है, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ लेकिन बस ये ट्रेनिंग क्या करनी है ये समझ आते-आते थोड़ा टाइम लग गया कि हुँ। आपने कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो वो ऑब्वियसली अंकल ताहिर थे, उनसे थोड़ा बहुत पता चलता रहता था क्या करना है, किस तरह करना है, तो करते रहे, कोशिश करते रहे। जब मैं क्लब आया तो मतलब नवाब साहब मॉडल टाउन में उन्होंने मुझे जब देखा तो पूछा मेरे से कि एज कितनी है? तो मैंने उन्हें कहा 22। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम 4 पहले आते 4-5 साल पहले तो तुम अभी खेल गए होते, अंडर 19 पाकिस्तान वगैरह। तो मैंने कहा अभी क्यों नहीं खेल सकता? कहते हैं मेहनत पे अब देखो अब कौन आता है? मैंने कहा मिसबा भाई भी हैं, मतलब मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी जो एज में खेले थे। तो उन्होंने कहा फिर मेहनत है, मैंने कहा जी मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर लगे रहे मुश्किलात बाकी यही होती हैं, ऑपोज़िशन बहुत होती है आपको हर एक की तरफ से, क्या छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ाई की तरफ ध्यान दो ये। तो लेकिन अगर आपको अपने पे बिलीफ है तो आप पहुँच ही जाते हो कहीं न और उमैद, आपका डेब्यू 2009 का फर्स्ट क्लास का वापडा से, आपका कई टेस्ट प्लेयर उस टीम में खेल रहे थे, फिर टी20 आप सियालकोट स्टैलियन जैसी टीम से खेले, लेकिन जो पहले 6-7 साल अगर हम देखते हैं तो वो स्ट्रगल के हैं कि उस तरह से ज़्यादा चांसेस भी नहीं प्रॉपर मिले, या वो ऐसी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई कि जो आपको नेशनल लेवल पे एकदम हाईलाइट कर दे कि यार कोई उमैद आसिफ भी प्लेयर है हमारे पास, पाकिस्तान के पास। उसकी वजह क्या लगती है आपको? अभी पहले साल तो हमारे पास बॉलिंग बहुत बड़ी थी वापडा के पास, हम्म। तो 2009-10 सीज़न में। तो उसमें मैंने पूरे सीज़न में 8 मैच तो 8 खेले थे, लेकिन मैंने टोटल 600 बॉलें की थी सिर्फ़। हम्म। तो जब तक आप फर्स्ट क्लास में आप लंबी बॉलिंग नहीं करते, आप विकेट आपको नहीं मिलती है उस तरह। तो मेरे साथ जो यू नो जो बॉलर्स थे शब्बीर अहमद, राना नवीद, सरफराज अहमद, काशिफ रज़ा, अज़हरुल्लाह, तो वो मतलब माशाल्लाह से
वो उस वक़्त के डोमेस्टिक के टॉप बॉलर्स थे। हुँ, तो उनके होते हुए बॉलिंग कम आती थी, लेकिन ये पता चल गया कि वो किस तरह क्या करते हैं, मेहनत करते रहे। उस साल उससे अगले साल परफ़ॉर्मेंसेज़ अच्छी हुई, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। बैटिंग में तो पहले साल भी हुई, तो लेकिन मुझे अब आके राव भाई मिले थे एक दफ़ा अकेडमी में, तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा नाम उस वक़्त पाकिस्तान टीम में चल रहा था और ये कह रहे थे कि एक ऑलराउंडर आ रहा है उमैर आसिफ के नाम से। तो उस वक़्त तुम्हारा बड़ा उस वक़्त नाम हो रहा था। तो अब उस वक़्त यही होता है कि आपको कोई आपके सर पे हाथ रखे और आपको बताए कि हाँ जी, ये करो, वैसे करो, तुम्हें मैं मतलब ट्रेन आपको कराए सारा कुछ। तो क्योंकि उस टाइम एज नहीं होती, नए-नए होते हो, आपको पता नहीं होता चीज़ों का। बिल्कुल। तो उस टाइम कोई होता तो यू नेवर नो मैं पाकिस्तान खेल गया होता। अच्छा, उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि जो 17-18 का सीज़न था जब आप लाहौर वाइट से खेले और आप, वकास और मोहम्मद इरफान जेलर ये 3 ही बॉलर थे। तो उसमें आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस सीज़न में और बेस्ट ऑलराउंडर का भी आपको मिला। तो वो समझते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था जिससे आपका नाम नेशनल जो लेवल है वहाँ पे आया। बिल्कुल फरहान भाई, उससे पहले 3 साल, 4 साल मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था चीज़ों में, काफ़ी पर्सनल लाइफ़ में भी, वैसे भी, क्रिकेटिंग लाइफ़ में भी। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उस सीज़न मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नवाब साहब को, हमारे वो थे, प्रेज़िडेंट थे लाहौर के, नदीम चुन्नी वाक़ई। साहब। हुँ, अ, तो उन्होंने मुझे मैंने उनके पास गया कि मैं अगर आप लाहौर में बॉलिंग नहीं है, बॉलर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं करना चाहूँगा। तो उन्होंने फिर ट्रायल्स पे बुला के तो सारा मैं उधर से सिलेक्ट हुआ। उधर भी पहले साल तो सिर्फ़ मैं अकेला ही था लाहौर वाइट्स में, तो इतना अच्छा नहीं मतलब आपका बाकी सब नए लड़के थे, मैं अकेला था उनमें, तो इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगले साल मैं वकास और इरफान थे, हुँ, तो हमने ऑलमोस्ट काज़न ट्रॉफ़ी का फाइनल भी खेला हम, अ, नेशनल टी20 कप के फाइनल में भी पहुँचे। फिर उधर से मैं पाकिस्तान कप में भी हुआ, तो मैं पाकिस्तान कप जीता। हम जीते मतलब पूरी टीम जो है हमारी। हुँ, तो वो सीज़न जो था वो वाक़ई टर्निंग पॉइंट था, सारा कुछ। आपके कोचेज़ जो हैं उसमें आपका बहुत साथ आप उसका उनका बड़ा हाथ होता है। तो कामरान खान हमारे कोच थे उस सीज़न में, तो मुझे याद है कि काफ़ी दफ़ा मैं मतलब एक दफ़ा उनको ये कहा कि मैं नहीं खेल सकता, मुझे ना पेन आई। हुँ, उन्होंने कहा तुम 2 कदम से भी बॉलिंग करो, तुम नहीं खेलना है। तो वो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे मैच 1-2 खिलाए। अब उन मैचेज़ में मैंने 8-8, 9-9 आउट कर दिए, तो जिसकी वज़ह से मैं फिर बेस्ट ऑलराउंडर की टॉप पे भी आ गया। तो उधर से मुझे वो अवार्ड भी मिला, फिर बेस्ट टी20 में भी मेरा नाम नहीं था पहले, हुँ, तो एज़ अ रिप्लेसमेंट में गया उसमें भी बेस्ट बॉलर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से ही पीएसएल में आ गया नाम और वो सारा कुछ आ गया, आपको स्टोरी आपके सामने। हुँ। और कामरान खान को बड़ा अंडररेट किया जाता है, हालाँकि वो बड़े अच्छे कोच हैं कामरान खान जो हैं। और पीएसएल में आना तो एक तरह से ख्वाब था। मुझे याद है एनसीए में मैं आपसे मिला और वो हसन अली के अनफिट होने के बाद आपको एज ए रिप्लेसमेंट उसके लेकर गई और वहां पर जाते ही आपने पहले मैच में, तो इस स्टेज पर तो आप कभी नहीं खेले थे, आपने तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेली थी, तो इतने बड़े स्टेज पर जाते ही परफॉर्म कर देना, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, क्राउड था, मीडिया था, सारा कुछ था वहां पर। हम भी पहले अब सियालकोट स्टैलियन से भी खेल चुका था, नेशनल टी20 में मतलब साउथ पहले अफ्रीका आप आरबीएस गए थे, का मुझे याद आ गया। भी गए थे, तो ये सारा कुछ गुज़र चुका था मैं इस चीज़ों से। अब अ, आप जो क्राउड में खेलते हैं या प्रेशर टीवी का या वो सारा कुछ मैं पहले से गुज़र चुका था, क्योंकि मैं जिस टीम में खेला था सियालकोट स्टैलियंस, उसमें मुझे ये चीज़ कवर करने में टाइम ही नहीं लगा। क्योंकि आपके पास प्लेयर ही ऐसे थे, हमारे पास कैप्टन हमारे ऐसे थे, टीम ऐसी थी कि हमें वो फ़ील ही नहीं होता था हम ग्राउंड में कि हम किसी चीज़ के प्रेशर में खेल रहे हैं या कोई चीज़ हमें कोई देख रहा है हमें या कोई नोट कर रहा है। तो जब ग्राउंड में होते थे, बॉलिंग कर रहे थे तो सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस होता था या बैटिंग उसी पे फ़ोकस होता था। तो उधर से बिल्कुल ही वो सारा प्रैक्टिस हुई थी पहले से ही, फिर नेशनल टी20 भी खेल के गया था। बेशक वो स्टेज नेक्स्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने पहली बॉल कर ली थी वहाँ पे, वाइड हुई एक बॉल, अगली बॉल मुझे बाउंड्री लगी। तो जब बाउंड्री लगी तो मैंने फिर अपने आप को बैक किया कि मैं नेशनल टी20 का बेस्ट बॉलर बन के आया हूँ। तो हम्म, लेट्स डू समथिंग। अब साल ये में जो किस हुआ। चीज़ का कोई जी, बिल्कुल। तो वो फिर उधर से ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेज़ होती गई।
और रिएक्शन कैसा था जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, कोचेस थे, डैरेन सेमी कप्तान थे, कमेंटेटर्स भी, हमारे बहुत से कमेंटेटर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक नहीं देखते, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था आपको देख के? रिएक्शन पहले तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच में मुझे सैमी ने जब बॉलिंग भी देखी, फील्डिंग भी देखी मेरी, तो उसने मुझे वापस मैच खत्म हुआ तो वापस आते हुए उसने मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला कि ब्रदर यू गोना डू वेल फॉर अस दिस ईयर। तो वहां से ही आपको आपको बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस का कि हाँ यार आप कुछ आप करोगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो उसके बाद बाकी यू नो आके तो आप क्या कहते हैं मैचेस शुरू हुए तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफी परफॉर्मेंस कराई। अच्छा, सियालकोट के बारे में उमैद बताइए कि सियालकोट स्टैलियन एक अगर एक बहुत बड़ा वो ब्रांड था और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, तो क्या ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता था जिसमें शोएब मलिक भी थे, इमरान नज़ीर भी थे और बहुत से प्लेयर्स थे। तो मैंने सुना है कि बस वो प्लान कुछ नहीं था होता और वो शोएब मलिक यही कहते थे कि बस आज हमने जीतना है, डिफेंड करना है या स्कोर करना है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वो दिया करते थे प्लेयर्स को। वहाँ पे मुझे याद है अंकल ताहिर, हम उनको अंकल तारी कहते थे। अंकल ताहिर मुझे लेके गए एक दफा डग आउट में ले गए। तो उस वक्त इतनी सख्ती नहीं होती थी। तो हम्म। मुझे डग आउट में ले गए तो मैं बिल्कुल शोएब भाई के मतलब वो डग आउट के बिल्कुल साथ खड़ा था। तो शोएब भाई को मैं देख रहा था, पैड किए हुए थे कि बैटिंग थी ये, और मतलब किस तरह वो डील कर रहे थे सारा कुछ। तो मैं उधर ही सोच रहा था कि यार इंशाल्लाह कभी खेलेंगे। तो जब अल्लाह ने मौका दिया तो आप उस वो टीम उधर से ही देख के इतना हौसला आता था कि उनको देख के यार क्या कितने आराम से कैसे हैंडल कर रहे हैं कैप्टनसी को, कितने तरीके से कर रहे हैं। तो जब वो शोएब भाई होते थे तो कोई मतलब कोचेस भी कुछ नहीं बोलते थे, सारा शोएब भाई की तरफ से होता था कि भाई आज मैंने करके देना है, मुझे कोई बीट करके दिखा दे इसमें आज। वो कहते थे मैं लीड करूंगा फ्रॉम आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आप मैं आज इतने आउट करूंगा, इतने कैच पकड़ूंगा, इतना स्कोर करूंगा, तो कौन है मेरे से मुकाबला करे आज। तो उसी में फिर वो सारे प्लेयर लड़ते थे फिर अंदर जाके। तो रिजल्ट उसके आप सबके सामने ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ ज़ल्मी में क्या उनका रोल है? यहाँ पर वो कप्तान नहीं है, वहाब कैप्टन है, कामी भी है साथ में, तो यहाँ वो किस तरह से वो प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं? बिल्कुल उसी तरह ही जैसे उनका इतना एक्सपीरियंस जितना है वो उसी तरह सारे अपना इनपुट दे रहे होते हैं, साथ साथ वहाँ भाई भी उनसे मशवरे करते हैं, कामी भाई होते हैं। तो सारे जो सीनियर्स हैं वो मिल के काफी चीजें डिसाइड करते हैं। और जो भी अगर जैसे वहाँ भाई बॉलिंग कर रहे हैं तो शोएब भाई हैंडल कर रहे होते हैं चीजों को, क्योंकि बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है तो आपको अपना खुद सांस नहीं आ रहा होता तो उसमें क्या सोचता है बंदा उसमें। तो वो शोएब भाई फिर हैंडल कर रहे होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो ये मतलब जितना वो माशाल्लाह से क्रिकेट खेल चुके हैं तो उसका हमें भी बहुत फायदा हो रहा है। और आपको लगता है कि कहीं पर ज़ल्मी जो है वो रिज़ेम्बल करती है सियालकोट स्टैलियन के साथ, को जो एग्रेशन है, जो पेस बैटरी है पेशावर ज़ल्मी के पास, और नेवर से डाई की जो एटीट्यूड है उनका, वो कहीं न कहीं सियालकोट से करता है मैच उनका? बिल्कुल आप देख ही सकते हैं कि वो हम पेशावर ज़ल्मी जो सियालकोट स्टैलियंस थी उसमें भी इसी तरह था सारा कुछ कि बेशक 100 की है या 150 की है या 125 की है तो लड़के ही बाहर आते थे। हुँ, हुँ। तो इसमें भी वैसे ही है, अगर एक पूरा मैच हार भी जाएँ तो लेकिन अगले मैच में उससे ज़्यादा एग्रेशन से आते हैं। और नेवर से डाई है, आपने पिछले सारे टूर्नामेंट में भी देखा होगा पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट हर प्लेऑफ में पहुंच के तो फाइनल भी खेले हैं 3। तो ये तो एक जो टीम है, जो फैमिली टीम होती है उसमें ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। तो ये उनका एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट ईयर आप कराची से खेले हैं, पहले पेशावर से खेले, फिर कराची गए, अब दोबारा पेशावर आए हैं। तो फ़र्क क्या आप महसूस करते हैं? कराची भी एक बहुत बड़ी टीम है, पाकिस्तान सुपर लीग की, और डिफेंडिंग चैंपियन है। फ़र्क आपने इन दोनों टीम्स में क्या महसूस किया? इरफान भाई ऐसे ही है जैसे हर बंदा डिफरेंट है दुनिया में। तो हर फैमिली डिफरेंट है। आप जिस फैमिली में जाएँगे उनका अपना एनवायरनमेंट होता है। कुछ और किसी और ग्रुप में जाएँगे तो उसका अपना एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि इंडिविजुअल सारे डिफरेंट होते हैं। हुँ, हुँ। तो बाकी अ,
हर फ्रेंचाइज़ की ऑब्वियसली कोशिश यही है कि वो मैच भी जीतें, टूर्नामेंट जीतें। तो बिल्कुल। वो हर एक का अपना तरीका होता है कि किस तरह क्या प्लानिंग करके तो जाएँगे। बाकी सारे एज़ अ हर जगह ही आई थिंक एक जैसा ही माहौल होता है तकरीबन। हुँ। और अच्छा, वसीम अकरम से क्या आपको सीखने का मिला? फरहान भी उस देखें चैंपियनशिप माइंडसेट आपको पता चलता है। मैं वैसे भी शोएब भाई के अंडर खेल चुका था, हम काफ़ी चैंपियनशिप जीत चुके थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप वसीम भाई उस टीम का हिस्सा थे जो कि हमने छोटे होते से जिनको एडमायर करते हुए हम बड़े हुए फिर उनको पर्सनली एडमायर करते हुए देखते रहे टीवी पे सारा। तो जब आप उनके साथ खड़े होते हैं तो वो आपको फीलिंग ही अलग होती है कि यार ये वसीम अकरम है। हुँ। तो फिर उनसे जब आप वो अगर आपकी तारीफ़ भी करें, आप तो एप्रिशिएट भी करें तो आपका और कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। तो बाकी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली स्किल्स के ऊपर उनके साथ डिस्कस की थी कि किस तरह ये हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, ये हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, अभी उमैद आजकल वो रूममेट्स वाला कल्चर तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत से लोग समझते हैं कि शायद आपकी ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं होती, तो इस गेम में, इस खेल में कौन से आपके ऐसे दोस्त हैं जिसे आप कहते हैं कि यार ये बड़े पुराने, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे? अ, ब्राह्मणी मैं काफ़ी प्लेयर्स के साथ मतलब रूम शेयर किया हुआ है, शोएब मकसूद था वापडा में हुँ, और मेरी अभी वापडा से मेरे जो सीनियर थे अज़हरुल्लाह, हुँ। मोहम्मद अज़हरुल्लाह जो नॉर्थम्पटनशायर से भी खेले हैं, उनसे जिन्होंने मेरी अभी तक बहुत अच्छी अकेडमी बना ली दोस्ती है। है जिन्होंने इंग्लैंड में अब। हाँ जी, बिल्कुल। कोचिंग करते हैं, अकेडमी नहीं मतलब कोचिंग वगैरह उधर करते हैं। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी है, वकास मकसूद है, उससे मेरी काफ़ी अच्छी है। तो हुँ, इस तरह हम क्रिकेटर्स जो टीम मतलब हमने 6 आपको पता है 6 महीने इकट्ठे रहना होता है, तो ऑलमोस्ट हर एक से हो ही जाती है। बिल्कुल। और अपनी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ अब आपको लगता है कि अब आप उस जगह पे आ गए हैं, चाहे आप देर से पहुँचे हैं, लेकिन अब आप वो पाकिस्तानी टीम के जो डोर्स पर अब नॉक करना शुरू हो गए हैं और अब लोग भी सीरियसली आपको ले रहे हैं कि हाँ यार, उमैद आसिफ एक ऐसा प्लेयर है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान को अगर सर्व करे तो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकता है। बिल्कुल फरहान भाई, ये तो 2017-18 के सीज़न के बाद से ही बातें भी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आ गया था। तो उस वक़्त भी काफ़ी सीरीज़ में मुझे पता चलता था कि इसमें आ तमाम जाएगा एक नाम मैच में उसमें। आपको देखने आए थे बतौर ख़ास एलसीसी में, मुझे याद है। या वो चीफ़ हाँ सिलेक्टर। जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। वो उनकी मतलब मैंने सुना था उनकी काफ़ी लाइकिंग में था मैं। हुँ, तो बस उस वक़्त नहीं चांस मिल सका। कोशिश थी सिलेक्टर्स की मेरे ख़्याल से कि खेलूँ लेकिन बस वो अल्लाह ने जब लिखा होता है आपका तभी होता है, जितना लिखा होता है तभी होता है, जब मिलना होता है आपको तभी मिलता है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारी, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है ये आजकल आप ऐज के ऊपर नहीं देख सकते कि क्या इसकी एज 37 हो गई है या 39 हो गई है। आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते रहें, आप फिट हैं तो यू आर एलिजिबल टू प्ले। हुँ। और आप पाकिस्तान टीम के करीब तो आए, जैसा आपने कहा पाकिस्तान ए भी खेले और आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो फाइफर है टी20 में, वो भी न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट है। तो फिर क्या आपको लगता है, जैसे आपने बैकिंग का कहा, तो बैकिंग से आपकी क्या मुराद है कि जो आपको बैकिंग इतनी नहीं मिली अपने करियर में? हाँ, भी वो इसी तरह होता है कोई आपका मेंटर बन जाए, कोई आपको आप उसको इतने पसंद आओ कि वो आपका सर पे हाथ रख के लाइक वो आपको रास्ता बताए। अब वैसे तो किसी भी बच्चे को बात छोड़ देंगे, वो तो किसी तरफ भी मुड़ जाएगा। हुँ, लेकिन कोई बड़ा हो साथ तो वो बता सकता है कि यार इस रास्ते से जाना है, इस तरह जाना है। तो वो उसकी बात थी शुरू में। लेकिन उसके बाद बाकी तो यू नो अब जो चांस जब मिलना है वो मैं आपसे जैसे पहले कहा है कि अल्लाह ने जिसके लिए इतना लिखा है उसको उसी वक़्त मिलना है और उसी टाइम पे मिलना हुँ। और उमैद, अब देखें वो पीएसएल वाला मामला तो सॉल्व हो गया कि पहले आप इस कोशिश में थे कि पीएसएल में चांस मिल जाए, अब तो आप पीएसएल में ज़ल्मी से खेलें या किसी भी टीम से खेलें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीएसएल का हिस्सा ना हो। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए क्या आप कोशिशें कर रहे हैं या क्या मुख्तलिफ आप कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की कैप है, वो आपको मिले? है। हाँ, भाई कोशिश यही होती है कि कंसिस्टेंसी रहे परफॉर्मेंस में। कोशिश मतलब जितना ऑल्दो टी20 में आप रेगुलरली कंसिस्टेंट नहीं होते हुँ, क्योंकि आपको किसी ना किसी मैच में मार पड़ जाती है या आप अगर स्कोर भी करें तो किसी ना किसी मैच में आप डक पे भी आउट हो जाते हैं। अब जैसे बाबर आजम की मिसाल है, स्कोर भी करता है लेकिन आउट भी होता है आप 2-3 मैच में। तो जितनी आप
कंसिस्टेंसी कोशिश करें कि आ जाए अपने अंदर परफॉर्मेंस में, उतना बेहतर होता है। बाकी सिलेक्टर्स पे है, टीम के ऊपर कि उनको क्या किस चीज़ की मतलब ज़रूरियात क्या हैं टीम में, वो उन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और आपके फैन्स की तादाद माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, तो लास्ट में जो फैन्स हैं आपके, उनके लिए कोई मैसेज और कोई नया कोई आपका कोई स्टाइल, कोई नई चीज़ अगर आने वाली है, तो वो भी ज़रूर बताएँ? नहीं, नहीं, अभी इस साल तो फरहान भाई यही है, हुँ, तो अगले साल देखेंगे कि किस सीज़न में होता है, तो उस हिसाब से सेलिब्रेशन करेंगे। और बाकी यही है कि फरहान भाई के एक तो अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखते रहें, अ, बिलीव इन योरसेल्फ और पुट पाकिस्तान फर्स्ट। आप जो भी करें, जैसा भी करें, अपने मुल्क को सामने रख के करेंगे इसको, आप सेल्फिशनेस जितनी कम कर सकते हैं, कम कर। करें। बिल्कुल सही। और बहुत शुक्रिया उमैद आपका कि आपने हमें वक़्त दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने टाइम दिया, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर देख रहे हैं, उनके लिए उमैद आसिफ की शक्ल में एक हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करके, आप वेल मैनर्ड होकर सारी चीज़ें करने के बाद भी आप इस लेवल पर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करें। तो उमैद आसिफ की मिसाल हमारे सामने है, और बहुत शुक्रिया उमैद एक मरतबा फिर कि आपने वक्त दिया, और हम उम्मीद करेंगे जब आप वापस आएँ तो फिर आपके आमने सामने बैठकर एक तफसीली इंटरव्यू आपसे किया जाए। थैंक यू सो मच फरहान भाई, थैंक यू आपने बुलाया। थैंक यू। व्यूवर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये एपिसोड देखा। उमैद आसिफ के साथ बहुत ही ख़ास इंटरव्यू था, और बहुत जल्द हम किसी और खिलाड़ी के साथ भी बात करवाएंगे आपकी, और आपने ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जो इंटरव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।